तो भाइयों आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हानली फूक लाइन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद हानली अपने फ्रेंड सिन रुइन के ग्रेव पे जाता है अपना रिस्पेक्ट देने के लिए और फिर वहां से भी निकल पड़ता है। और सिन रुइन के रेसिडेंस से हानली को एक बॉक्स मिलता है जो सिन रुइन ने हानली के लिए छोड़ा था। जब फॉक्स गर्ल पूछती है कि उसमें क्या है, तब हानली बताता है कि इसमें एक फॉर्मेशन है जो कि बहुत परफॉर्म लेवल का है, जिसे मैं नहीं समझ सकता, लेकिन इसमें एक सीक्रेट आर्ट है जिसमें मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो जिसने भी पिछला वीडियो नहीं देखा जाके उसे पहले देख ले, तभी आगे की स्टोरी समझ में आएगी। तो आगे देखते हैं। हानली की जब बात सुनती है वह फॉक्स गर्ल, तो वो हानली को टीज करते हुए कहती है कि सीक्रेट आर्ट, मास्टर के पास तो ऑलरेडी परफॉर्म्ड इन आर्ट का पूरा सेट है, या कौन सा सीक्रेट आर्ट है जो आपको इतना ज्यादा एक्साइटेड कर रहा है। तब हानली स्माइल करते हुए कहता है क्या तुमने कभी 3 ट्रूथ सर्वेलेंस का नाम सुना है, जिसे सुनकर फॉक्स गर्ल हंसना बंद कर देती है और एक्साइटेड होकर पूछती है कि वही ग्रेटेस्ट दाउस्ट परफॉर्म्ड आर्ट, जिसे सुनकर हानली कहता है बिल्कुल नहीं। तब तक फॉक्स गर्ल इरिटेट हो जाती है और कहती है कि मास्टर आप मुझे टीज क्यों कर रहे हैं, वैसे भी दाउस्ट सेट कभी भी अपने हेवन डिफाइंग आर्ट को ऐसे लीक नहीं करेगा। तब हानली थोड़ा सीरियस होकर कहता है कि इस जेड में जो टेक्निक है वो 3 ट्रूथ सर्वेलेंस आर्ट नहीं है, बल्कि एक डेविल डाउ एबिलिटी है जिसका नाम है परफॉर्म्ड नेशन फॉर्मेशन आर्ट। जिसे सुनकर फॉक्स गर्ल शॉक हो जाती है और कहती है परफॉर्म्ड नेशन फॉर्मेशन आर्ट, ये क्या है, मैंने पहले इसके बारे में कभी नहीं सुना। तब हानली समझाता है कि मैं भी इसके बारे में नहीं जानता, पर ये एक जीनियस आर्ट है जो कि अलाउ करती है कल्टिवेटर को सेकंड सोल क्रिएट करने में, और बाद में वो सेकंड नेशन सोल को भी क्रिएट कर सकता है। यह सुनकर फॉक्स गर्ल को बिलीव नहीं होता और वो कहती है कि अगर ये सच है तो ये कम से कम एक डिवाइन टेक्निक के बराबर है, चाहे 3 ट्रूथ सर्वेलेंस जितना पावरफुल ना हो, लेकिन पर यह उससे कम भी नहीं है। तब हानली कहता है मुझे अभी कंफर्म नहीं है कि ये वही आर्ट है, जब मैं ड्रिफ्टिंग क्लाउड से लौटूंगा तब मैं इसे डिटेल में स्टडी करूंगा, लेकिन जेट स्लिप का फॉर्मेशन सही है क्योंकि मेरे पास ऐसे डुप्लीकेट कई सारे हैं, तो यह फेक नहीं हो सकता। फिर फॉक्स गर्ल कहते हैं कि हाँ, लेकिन डेविल डाउ टेक्निक हमेशा से ही रिस्की होती है, ये शॉर्ट टर्म के लिए फायदेमंद होती है लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा नुकसान देती है। मास्टर आप थोड़ा ध्यान से इसे देख लेना, उसके बाद ही यूज करना। तब हानली कहता है हाँ, अगर थोड़ा भी मुझे डाउट हुआ तो मैं इसे कल्टिवेट नहीं करूंगा। लेकिन तभी स्नो गर्ल कहती है मास्टर आप ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेट की तरफ नहीं जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। तब हानली सीज करते हुए कहता है कि मैं स्टेट ऑफ सी वापस नहीं जा रहा हूँ, मैं स्टेट ऑफ यू जा रहा हूँ जहाँ मेरा बर्थ प्लेस है। मेरा कुछ सेकुलर अटैचमेंट अभी भी वहाँ से जुड़ा है जो इसे मुझे अलग करना होगा। अगर मैं इन वरीज को ऐसे ही कैरी करता रहा तो मेरा फ्यूचर में कल्टीवेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। जिस पे फॉक्स गर्ल एग्री करते हुए कहती है कि यह सही बात है, डॉ की परस्यूट तभी पॉसिबल हो पाती है जब आप अपने सेकुलर वरीज से मुक्ति पा लेते हो। जिसके बाद हानली कोल्ड टोन में कहता है कि बहुत हो गई बातें, अब मुझे फास्ट ट्रेवल करना है। फिर हानली अपने आप को अजूरा लाइट में वार्प कर लेता है और लाइटनिंग की स्पीड से डिस्पेयर हो जाता है वहाँ से। वहीं दूसरी साइड एक फॉरेस्ट में कुछ ग्रीन रॉड कल्टीवेटर नेसेंट स्पिरिट को सर्च कर रहे होते हैं। सबके चेहरे पे एक टेंशन और दर्द होता है। तब उनमें से एक बंदा बोलता है कि बहुत दिन हो चुके हैं और अभी तक हमें स्पिरिट नेशन का पता नहीं चला है, अगर 3 महीने के अंदर हमने उसे नहीं ढूंढा तो एंसेस्टर हमें नहीं छोड़ेंगे। तो वही दूसरा बंदा बोलता है कि एंसेस्टर ने वो गुस्से में कहा था, क्योंकि सभी को पता है कि स्पिरिट नेशन को पकड़ना हम फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर की बस की बात नहीं है, लेकिन अगर हम उसकी एक क्लू भी नहीं पता कर पाए तो हमारी मौत निश्चित है। तभी एक प्लेन लुकिंग वुमन कहती है कि यह हमारी गलती नहीं है, मार्शल अंकल डिंग की है, जो कि स्पिरिट नेशन को गार्ड कर रहे थे। उन्होंने खुद रूल को तोड़ा और उससे फ्यूज करने की कोशिश की, बैकलैश की वजह से वो मर गए और स्पिरिट नेशन भाग गई। तभी एक ओल्ड मैन कहता है तुम्हें क्या लगता है जिसने स्पिरिट नेशन को कैप्चर किया, क्या उसी ने फूक प्लान को डिस्ट्रॉय किया है? क्या ये कोइंसिडेंस है कि दोनों इवेंट एक साथ ही हुए? जिसका वो वुमेन रिप्लाई करती है कि ये कोइंसिडेंस ही होगा, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद वो फिर से कहती है कि शायद सही हो सकता है, क्योंकि 2 नेशन सोल कल्टीवेटर का एक ही जगह पे एक ही साथ होना ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। तभी एक फीमेल वॉइस इको होती है और वो कहती है कि अच्छा तो ऐसी बात है क्या, तुम मुझे ये डिटेल में बताना पसंद करोगे? और एक फ्लैश ऑफ व्हाइट लाइट के साथ 2 ब्यूटीफुल वुमेन्स जो व्हाइट क्लॉथ को पहने हुए होती है वो अपेयर होती है, जिसे देखकर वो ग्रीन रॉक कल्टीवेटर शॉक हो जाते हैं जब वो व्हाइट क्लॉथ वुमेन्स को अपने सामने अपेयर होते देखते हैं, और तुरंत वो रिस्पेक्ट के साथ सैल्यूट करते हुए कहते हैं मार्शल आंट हान और मार्शल आंट लू, जिसमें से वो पहली लड़की बोलती है कि इतना भी ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, मैं और जूनियर मार्शल सिस्टर ल्यू तुम्हारे कुछ बातें ऑलरेडी सुन चुके हैं, अब तुम मुझे डिटेल में बताओगे कि आखिर हुआ क्या है। यह लड़की और कोई नहीं हान यूजी होती है, जो कि हानली से पहले भी मिल चुकी है। उसका चेहरा अभी भी वैसे ही, लेकिन इसकी बॉडी अब मेच्योर हो चुकी है और ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, और सबसे बड़ी बात उसका कल्टीवेशन, जो कि एकदम से जंप करके अर्ली कोर फॉर्मेशन स्टेज पर पहुंच चुका है। वही दूसरी ब्यूटी जिसका सरनेम ल्यू था वह केयर फ्री अंदाज की होती है। वो बोलती है कि तुम लोगों का क्राइम छोटा नहीं है, अगर तुम स्पिरिट नेशन को नहीं ढूंढ पाए तो तुम्हें तुम्हारा मास्टर भी नहीं बचा सकता। तब वो ओल्ड मैन बिटर स्माइल के साथ कहता है कि मार्शल नेफ्यू जानता है कि हमारी गलती बहुत बड़ी है, लेकिन हमारे साथ गलत हो रहा है। अगर मार्शल आंट एंसेस्टर से हमारे बारे में कुछ अच्छे वर्ड बोल देंगी तो वह ओल्ड मैन इतना कहकर शांत हो जाता है, जिससे ल्यू सुनती है और अपनी बॉडी को स्ट्रेच करती है लेजली और कहती है कि अगर तुम ऐसा चाहते हो तो
डिटेल में बताओ कि आखिर क्या हुआ है। वैसे भी जिसने नेसेंट सोल को कैप्चर किया है वो 500 किलोमीटर से दूर जा चुका है, हम उसे इतनी जल्दी चेस नहीं कर पाएंगे, तो हमारे पास अभी बहुत वक्त है, तो जल्दी से मुझे बताओ आखिर क्या क्या हुआ। तब वे ओल्ड मैन सब कुछ डिटेल में समझाने लगता है कि आखिर क्या क्या हुआ, कैसे स्प्लिट नेशन भागी और कैप्चर हुई और कैसे फूगलैंड डिस्ट्रॉय हुआ। वहीं दूसरी तरफ एक अजूरा लाइट बॉर्डर क्रॉस करके स्टेट ऑफ यू में एंटर करती है। ये हानली होता है और हानली के पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से पूरा यू स्टेट अब गोस्ट स्प्लिट सेट के अंदर आता है और उनका हेडक्वार्टर पहले जो मास्केड मून सेट की जगह पर था, जो तायू माउंटेन येलो मैपल वैली का था, अब बस एक साइड ब्रांच बन के रह चुका है। हानली सीधे तायू माउंटेन के पास जाकर रुकता है और थोड़ी देर देखने के बाद कहता है कि अभी तक कुछ नहीं बदला है और यह जगह वही है जहाँ पर हानली का पुराना केव रेसिडेंस हुआ करता था। और हानली जब यू स्टेट को छोड़कर जाता है तो वो अपने केव को डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि डेविल डाउ सेक्ट वाले उसे डिस्कवर न कर ले। लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ डिस्ट्रॉयड केव का मलबा बचा था, लेकिन अभी भी उस मलबे के अंदर एक हिडन केव मौजूद थी। फिर हानली अपने एप्स पपेट को समन करता है, उस मलबे को हटाना चालू कर देता है और थोड़ी देर में वहाँ पर एक पैसेज बन के तैयार हो जाता है। फिर हानली अपने पपेट्स को बाहर गार्ड करने के लिए छोड़कर अंदर चला जाता है और वो देखता है कि उसकी केव पहले जैसे ही थी जैसे वो छोड़कर गया था, जिसको देखकर हानली थोड़ा रिलीफ महसूस करता है और सीधे एक हिडन रूम में चला जाता है जहाँ पर होता है स्पिरिटवेल स्प्रिंग। वे स्पिरिटवेल स्प्रिंग अभी भी सही सलामत थी और उसमें से स्पिरिचुअल की बाहर निकल रही थी, जिसे देखकर हानली को नॉस्टैल्जिया फील होता है। वो अपने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के दिनों को याद करता है जब उसने इसको डिस्कवर किया था। फिर हानली एक सील कास्ट करके उस वेल को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उस वेल में एक पानी का बॉन्डर बन जाता है और उसमें से एक येलो लाइट बहुत तेजी से बाहर निकलती है जो पूरे रूम को कवर कर लेती है और कुछ ही मोमेंट बाद स्पिरिट वेल एक डीप येलो फिस्ट साइज ऑर्ब में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसे हानली इजिली कलेक्ट कर लेता है और उस जगह पे जहाँ पर स्पिरिट वेल स्प्रिंग थी वहाँ पर एक बहुत बड़ा होल हो जाता है। और यह काम होने के बाद हानली के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके पपेट्स जो बाहर गार्ड कर रहे हैं उस पर कोई अटैक करने लगा है। जिसके बाद हानली तुरंत एक जेट बॉक्स को निकालता है और उसमें ऑर्ब को रख देता है और उसको सील करके तुरंत बाहर की ओर बढ़ता है। बाहर आते ही हानली देखता है कि उसके पपेट्स को कुछ ब्लैक कपड़े पहने हुए कल्टिवेटर्स सराउंड किए होते हैं और उनका लीडर एक ग्रे कपड़े पहने हुए मिडिल एज मैन होता है जो कि दूर खड़ा आराम से उस फाइट को ऑब्जर्व कर रहा होता है। और हानली जैसे ये पैर होते हुए सभी कल्टिवेटर्स शॉक हो जाते हैं, जिसे देखकर उनका लीडर कहता है तुरंत अटैक करना बंद करो, क्योंकि उन कल्टिवेटर्स का लीडर हानली को देखते ही जान जाता है कि उसकी कल्टिवेशन कितनी ज्यादा है और वह तुरंत पोलाइटली स्माइल के साथ कहता है सीनियर आप गलत मत समझिए, हम जूनियर्स आपके लिए कोई गलत इंटेंशन नहीं रखते हैं। वो तो हमने जब यहाँ पर एबनॉर्मल स्पिरिचुअल की को फील किया तो बस देखने चले आए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर वो मिडिल एज मैन और ऐड करते हुए कहता है सीनियर यह जूनियर गोस्ट स्पिरिट सेक्ट से बिलोंग करता है और मैं डिसाइपल हूँ मास्टर स्प्लिंटर्ड सोल का। इस जूनियर का नाम है यूहुन। हानली उस बंदे के मास्टर का नाम सुनकर सोचता है मैंने कहीं तो इसका नाम सुना था, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद हानली को याद आ जाता है कि ये वही रुथलेस नेसेंट सोल सेंट्रिक था जिसका जिक्र डिफरिंग क्लाउड सेट के सिल्वर हेयर इल्डन ने किया था। हानली को ऐसे सोचता देख यूहुन रिलैक्स हो जाता है, फिर और रिस्पेक्टफुल वे में कहता है कि सीनियर आप मेरे मास्टर को जानते हैं क्या, और अगर हमने सीनियर को डिस्टर्ब किया तो हमें माफ कर दीजिएगा, और सीनियर आपको कोई हेल्प चाहिए तो बताइए, हम तुरंत हेल्प करेंगे, नहीं तो हम लोग तुरंत यहाँ चले जाते हैं। वहीं पर हानली यह सब सुनकर एकदम साइलेंट रहता है और एक्सप्रेशनलेस गेज के साथ उन सबको देख रहा होता है और फिर अपने स्पिरिचुअल सेंस को स्प्रेड करके कंफर्म करता है कि इनके अलावा कोई भी कल्टिवेटर पास में नहीं है। और जिसके बाद हानली के अंदर एक बहुत ज्यादा तेज स्ट्रॉन्ग अर्ज आता है उन सभी को मार देने का, क्योंकि रीजन एकदम क्लियर था, वो ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट का एल्डर है और गोस्ट स्पिरिट सेक्ट के लोगों को ऐसे छोड़ देना रिस्की हो सकता है। और पहले भी गोस्ट स्पिरिट सेक्ट के यंग मास्टर ने हानली की जान लेने की कोशिश की थी और उसको अभी तक हानली भूला नहीं है। और उससे भी बड़ा रीजन ये है कि हानली यू स्टेट में सीक्रेटली आया था और अगर गोस्ट स्पिरिट सेक्ट को यह पता चल गया तो उसके पीछे कई सारे नेशन सोल कल्टिवेटर लग जाएंगे और हानली पूरे यू स्टेट में ऐसे भागते फिरते नहीं रहना चाहता। और फिर हानली साइलेंटली अटैक के लिए प्रिपेयर करता है, लेकिन तभी उन कल्टिवेटर में से एक ओल्ड मैन बोलता है कि मैं इस आदमी को जानता हूँ। इतना ही कहकर वो शांत हो जाता है और जब उन कल्टिवेटर्स के लीडर यह सुनता है तो उसकी हालत एकदम खराब हो जाती है कि वो बचने वाला ही था और इसे भी अभी यही सब बोलना था। जिसे सुनकर हानली की आंखों में एक स्टर्न लाइट चमकती है। वो ओल्ड मैन की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे पहचानते हो? जब वो ओल्ड मैन हानली की कोल्ड आइज को देखता है तो वो कांपने लगता है और कहता है कि नहीं, मुझसे गलती हो गई, ये जूनियर आपको कैसे पहचान सकता है? तब हानली कहता है अच्छा तो अब तुम एडमिट कर रहे हो कि तुम गलत थे। और इसी के साथ कैजुअली हानली की गेज दूसरे कल्टिवेटर्स पे भी जाती है, जैसे कि वो मान चुका है उस ओल्ड कल्टिवेटर्स की बातों को और उन सबको सही सलामत जाने देगा। लेकिन वहीं उन कल्टिवेटर्स का लीडर थोड़ा कंफ्यूज था। वो सोच रहा था कि यह सीनियर इतनी आसानी से कैसे मान गया, कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उसको कुछ पूछने का हिम्मत नहीं होता और बस यही सोच रहा था कि कैसे भी वो सीनियर को प्लीज करके यहाँ से भाग जाए हो गया। लेकिन वो कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले हानली की तेज और एकदम कोल्ड हार्श आवाज आती है। हानली कहता है तुम लोग गोस्ट स्पिरिट सेट के कल्टिवेटर हो, तुमने मुझे डिस्कवर कर लिया है, ये तुम्हारी बैड किस्मत है, इसलिए तुम
सबको अब मरना ही होगा। और ये बोलते ही हानली अपने हाथ को वेव करता है, उसमें से निकलती है 10 अजूरा सॉर्ड लाइट। ये सॉर्ड लाइट तुरंत मल्टीप्लाई होकर 40 से भी ज्यादा सॉर्ड लाइट को बना लेती है, जो सीधे उन ब्लैक क्लोथेड कल्टीवेटर्स पे अटैक कर देती है। यह देखकर उन कल्टीवेटर्स का लीडर एकदम शॉक में चला जाता है, उसकी हालत एकदम खराब हो जाती है। वह समझ चुका होता है कि अब सिचुएशन हाथ से बाहर जा चुकी है, अब कोई बचने वाला है नहीं, अब मुझे यहाँ से भागना ही होगा। वो ऐसे नहीं मरना चाहता था और उसे अपने जूनियर्स की कोई नहीं पड़ी थी, वह सिर्फ वहाँ से भागना चाहता था कैसे भी करके। इसीलिए वो अपने बॉडी से तुरंत ब्लैक डेंस की को छोड़ता है, जो कि एक गोल्ड और सिल्वर में कन्वर्ट होकर 2 पाइथन का रूप ले लेती है और उसको गार्ड करने लगती है। और वही वो ब्लैक मिस्ट में कन्वर्ट होकर वहाँ से पीछे की ओर बहुत तेजी से भागने लगता है। तब तक हानली का अजूरा सॉर्ड लाइट सभी कल्टीवेटर्स को मार चुकी थी, बस वह ओल्ड मैन बचा होता है जिसने हानली को पहचाना था, और उन कल्टीवेटर्स का लीडर बचा हुआ होता है जो भाग रहा होता है अभी। और वहीं पर हानली अपने एक फिंगर को कैजुअली फ्लिक करता है, जिसमें से एक अजूरा लाइट बाहर निकलती है, जो उस ओल्ड कल्टीवेटर के बॉडी में घुस जाती है और उसे वहीं पर कोलैप्स कर देती है। फिर हानली का ध्यान जाता है उस ग्रे कल्टीवेटर के ऊपर, जो उन कल्टीवेटर्स का लीडर होता है। वे अभी तक 300 मीटर से भी दूर भाग चुका होता है, जिसे देखकर हानली अपने सभी सॉर्ड लाइट को कंबाइन करता है और एक ह्यूज अजूरा सॉर्ड को बनाता है और उसके पीछे छोड़ देता है। वे सॉर्ड हमिंग का साउंड निकालती है और लाइटिंग की स्पीड से उस ग्रे क्लोथेड मैन के ऊपर जाकर फट जाती है, जिसके साथ वो वहाँ पर जलकर एकदम राख बन जाता है। उसकी बस चीखने की आवाज ही सुनाई देती है। फिर हानली दूसरी तरफ देखता है उस ओल्ड मैन की तरफ जिसने हानली को पहचाना था। अभी वो बेहोश पड़ा था, जिसके बाद हानली उसके पास जाता है और उसे अपने हाथों से पकड़ के उठा लेता है और अपने एक प्लाम को उसके हेड पर रखता है और फोर्सफुली सोल सच करता है। और एक कप ऑफ टी जितना वक्त गुजरता है और उसके बाद उस ओल्ड मैन की बॉडी फ्लेम में कन्वर्ट होकर राख में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर हानली को उस ओल्ड मैन की मेमोरी से सब कुछ पता चल चुका होता है। हानली कहता है कि डोंग यूनर हार्मोनियस बॉन्ड सेक्ट की डिसाइपल, उसने एक और फॉर्म कर लिया है और उसने मेरे पीछे लोग भेजे हैं, यह काफी अजीब है। यहाँ पर ये लड़की डोंग यूनर हानली के साथ प्रीवियस सेट में एक डिसाइपल थी। हानली की ये भी पता चलता है कि ये ओल्ड मैन असल में हार्मोनियस बॉन्ड सेट का एक्स डिसाइपल है, जो कि कुछ लॉ को तोड़ दिया था, जिसकी वजह से ये गोस्ट स्पिरिट सेक्ट में छुपा था। लेकिन शॉकिंगली बात यह है कि डोंग यूनर ने मेरे पीछे पर्सनली कई सारे डिसाइपल भेजा है मुझे ढूंढने के लिए। हानली कंफ्यूज फील करता है कि मैं तो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं हूँ, तो फिर वो मुझे क्यों ढूंढ रही है। हानली थोड़ा बहुत सोचता है पर उसे कोई क्लू नहीं मिलता, तो हानली इस पे ध्यान नहीं देता, क्योंकि हानली अपने एसेंस सोल का कल्टीवेटर हो चुका है, तो ये छोटी मोटी बातें पे वो इतना ध्यान नहीं देता। फिर सीन चेंज होता है और हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो मेडिटेशन से अपनी आंखें खोलता है और गुस्से में अपने डिसाइपल्स को बुलाता है और कहता है जाओ पता करो कि तुम्हारे जूनियर को किसने मार दिया और उसको पकड़ के मेरे सामने ले आओ, नहीं तो तुम लोग के लिए अच्छा नहीं होगा। यह ओल्ड मैन और कोई नहीं बल्कि वही स्प्लेंडेड सोल होता है, उसे डिसाइपल का मास्टर जिसको हानली ने मार दिया भी। और वहीं दूर कहीं माउंटेन्स में हान यूजी और ल्यू भी स्टेट ऑफ यू में इंटर करते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम जियान प्रोविंस को देखते हैं जो स्टेट ऑफ यू के नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड था। यह एक रिमोट रीजन होता है जहाँ पर बड़े शहर नहीं थे, लेकिन कई सारे छोटे विलेज थे और ये माउंटेन से भरा पड़ा था और यहाँ पर कई सारे सुनसान इलाके थे, जिसकी वजह से यहाँ पर कई सारे बंडिट्स हुआ करते थे। और वहीं हम एक रोड पर देखते हैं कि 100 से भी ज्यादा रफ लुकिंग बंडिट्स एक कैरियज को घेरे हुए होते हैं, जिसको 30 अजूरा क्लोथेड एस्कॉर्ट प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। और हम उस कैरियज के अंदर देखते हैं वुमेन, चिल्ड्रन और एक स्कॉलर लुकिंग मैन को, और उसी स्कॉलर मैन के अपोजिट में एक मस्कुलर मैन बैठा हुआ था ब्लू रॉब पहने हुए, जो कि क्लियरली एक पीक जियांगो एक्सपर्ट था। दोनों गाल में एक्सप्रेशन के साथ साइलेंटली बाहर के सीन को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जहाँ पर बाहर शॉर्ट क्लैश हो रही होती है और स्क्रीम की आवाज आ रही होती है, लेकिन अभी तक दोनों साइड एक बराबर की ही थी। तभी स्कॉलर मैन सॉफ्टली बोलता है कि लगता है ब्रदर ली आपको एक्शन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मार्शल स्काई स्कॉट इन बंडिट्स को अकेले ही हैंडल कर लेगी। तब वो मस्कुलर मैन ली हंसी के साथ बोलता है हाँ, जब तक ये 3 लीडर फाइट करने के लिए नहीं आ जाते तब तक मुझे कोई स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। वे तीनों पंडित ब्रदर्स हैं, इसलिए वो यूनाइटेड टेक्निक का यूज करते हैं, जिसका सामना एक नॉर्मल एक्सपर्ट नहीं कर सकता। और उनके चेहरे पे फाइट के लिए एक एक्साइटमेंट दिखती है, जिसको देखकर लगता है कि वो फाइट को काफी एंजॉय करते हैं और ऐसे लोग काफी खतरनाक होते हैं। तब वो स्कॉलर टीज करते हुए कहता है ब्रदर ली तुम्हारी फाइट करने की एनर्जी बिल्कुल तुम्हारे फादर पे गई है। तब ली हंसते हुए कहता है कि हमारे ली क्लैन की मार्शल हेरिटेज ही ऐसी है, अगर एक वर्दी अपोनेंट मिल जाए तो उसको कभी ना नहीं करते और सीधे फाइट में कूद जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे क्लैन की लिटरेसी रेपुटेशन बहुत फेमस है। तब वो ली बंदा बोलता है कि ये कितनी सोचने वाली बात है, तुम्हारा हान क्लैन और मेरे ली क्लैन इतना अलग है, लेकिन फिर भी हमारी दोस्ती जनरेशन से चलती आ रही है। तब वो स्कॉलर मैन स्माइल करते हुए कहता है ब्रदर ली मैं कुछ रिलेटर्स को पढ़ रहा था जिसमें मुझे कुछ पुरानी बातें मिली हैं हमारे क्लैन की दोस्ती के बारे में, अगर तुम सुनना चाहो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। तभी वो ली मैन बोलता है कि नॉट गुड, वो तीनों लीडर्स आ चुके हैं, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और वो तुरंत कैरिज से निकल के बाहर चला जाता है, जिसके बाद वो स्कॉलर कामली कर्टन को क्लोज कर लेता है। उसे पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि ब्रदर ली संभाल लेंगे। और एक कप ऑफ टी जितना टाइम गुजरने के बाद सब कुछ साइलेंट हो जाता है और उस कैरिज का कर्टन खुलता है जिसमें ली इंटर करता है। उसके सोल्जर पे थोड़ा ब्लड लगा रहता है, लेकिन चेहरे पे एक स्माइल होती है और वो स्माइल करते हुए बोलता है कि वो तीनों ब्रदर सच में स्किल्ड थे, मुझे फाइट करने में काफी मजा आया, लेकिन अब बंडिट जियान प्रोविंस से खत्म हो गए हैं। तब वो स्कॉलर थोड़ा गिल्ट के साथ बोलता है कि ब्रदर ली अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो मैं मर ही जाता। तब ली कहता है ऐसी बात मत करो, हम दोनों का क्लैन फैमिली जैसी है। तब वो स्कॉलर कहता है कि तुम्हें 7 मिस्टीरियस सेक्ट याद है, हमारे एंसेस्टर उस फैक्शन में मार्शल बदर हुआ करते थे, मेरे ग्रेट अंकल और तुम्हारे एंसेस्टर सॉन बदर बने थे और वहीं से हमारे क्लैन की दोस्ती शुरू हुई थी। मेरे ग्रेट अंकल एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर थे उस समय। और ऐसे ही बातों के साथ वो कैरेज आगे बढ़ जाती
जाती है और डिस्पेयर हो जाती है। और फिर सीन चेंज होता है और हम एक खजूरा लाइट को फ्लिक करते हुए देखते हैं स्काई में, और वहाँ पर एक बंदा पेयर होता है जो होता है हानली, जो कि अपने होम सिटी में वापस आ चुका था। और अगली वीडियो में हम देखेंगे हानली अपने घर जाएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।